पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली मैनेजमेंट को संभालते हैं, और पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनर्स का कलेक्शन होती है ना। तो हम लोग को पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वेटेज हम मान के चलो इसका एग्जाम पर्पस के लिए 4 नंबर का। पार्टनरशिप में आप लोगों को पहले से भी पता है क्योंकि आपने अकाउंट्स में पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप क्या होती है। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 200। ठीक है बेटा, आप गलत बता रहे हो, वो पब्लिक कंपनी में होते हैं। मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50, है ना। यही सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप जो होता है 1932 एक्ट लगता है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट से चलते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर कोई बात करे तो वो 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर कोई बात करे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे यहाँ पर? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर यहाँ पर रहेंगे 50। ठीक है, लिखो, ये रहेंगे रूल 10 ऑफ कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस 2014 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 थे। हाँ, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस 2014 रूल नंबर 10 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी फर्म में कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 50। ठीक है, तो 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं। ये भी बात याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पहले एक सेक्शन था 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके हिसाब से ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो 100 हुआ करते थे, है ना। लेकिन अब लिमिट सेट कर दी कि 50 होंगे। पहले कितने हुआ करते थे? ये 100 हुआ करते थे, लेकिन अब लिमिट कैसी फिक्स कर दी है? अब इसकी लिमिट फिक्स कर दी है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 50 होंगे अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ 2014। यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गई। अब पार्टनरशिप क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनरशिप कलेक्शन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, है ना। यहाँ पर अलग अलग तरह के पार्टनर होंगे। जैसे सपोज कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर है, X, Y और Z, तो कलेक्शन ऑफ पार्टनर नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप जो होती है वो फर्म कहलाती है। इसके नाम के आगे एंड कंपनी, एंड एसोसिएट ऐसे वर्ड लिखे हुए रहते हैं। क्या वर्ड लिखे रहते हैं? एंड कंपनी एंड एसोसिएट, है ना। अब पार्टनरशिप में एक बात बताओ, X, Y, Z 3 पार्टनर हैं और Z ने किसी A के साथ बिजनेस करा है। किसके साथ बिजनेस करा है? A के साथ, और उसे लॉस हो गया, तो ये लॉस कौन बियर करेगा? X या Y? कौन बियर करेगा? अगर Z ने कोई बिजनेस किया आउटसाइडर A के साथ, तो क्या X और Y भी रिस्पॉन्सिबल होंगे? यस, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। एक पार्टनर का लॉस दूसरे पार्टनर को भी बियर करना पड़ेगा अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है, तो यही तो पार्टनरशिप की मेन बात है। पार्टनरशिप में हुआ तो X, Y, Z 3 पार्टनर हैं। Z ने आउटसाइडर A के साथ काम किया है और Z को इस काम को करते हुए लॉस हो गया, तो वो लॉस X और Y को भी बियर करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और फर्म इसके लिए क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबल रहेगी, क्योंकि इसी को म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट करते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के किस तरीके से काम करता है? एजेंट की तरह काम करता है। अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम किया है तो। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? वेरी गुड। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। शाबाश। तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकती है बेटा और ओरल भी, है ना। पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी होती है और
ओरल भी होती है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिटन डाउन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, अब अपन मॉड्यूल में से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ये मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज नाउ पुट इनटू द लिमिट ऑफ 50 पार्टनर। अब जो लिमिट सेट हो गई वो 50 पार्टनर की हो गई थी, पहले ये रूल 10 में थी, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने लिमिट 50 पर सेट कर दी। ये मैंने आपको बता ही दिया। एग्रीमेंट, आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्सनली लिखे हुए होते हैं और सारे पार्टनर को मानने, ये ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। क्या यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई? क्या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाई जाती है? बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल और प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल और प्रॉफिट के लिए, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का ये लोग अग्री करते हैं। अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग एलिमेंट नहीं है तो उनके बीच में पार्टनरशिप भी नहीं है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर of the partner is entitled to whole of the profits of the business. Partner must agree to share the profit in any manner. ठीक है, तो प्रॉफिट के अलावा उन्हें लॉस भी शेयर करना पड़ सकता है। मेन एलिमेंट है कि इनके बीच में क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब समझो, कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस चला सकता है और उस एक पार्टनर के बिहाफ पर सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। एक का काम सारे पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलोगे? म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट बोलोगे। क्लियर हुआ? चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें देखो एक बार आप आपकी बुक में, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। This is a cardinal principle. Cardinal principle मतलब main. The partnership law, in other words, there should be a binding contract of mutual agency. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। एग्जाम्पल 4 देखो, ABC are partners in ABC Associates, a partnership firm. If A made certain purchases for purpose of business from M, K, then Mr. K can recover the money from A, B and C. All the partners are liable for the act done on behalf of the firm. कितने पार्टनर थे? 3। पार्टनर के नाम बताओ। ABC। क्या करा उन्होंने? If A made a certain purchase for the purpose of business from K, A ने किससे खरीदा? K से। K can recover the money from ABC, is all the partners are liable for any act done on behalf of the firm. A ने जो काम किया था पूरी फर्म के बिहाफ पे किया था, इसलिए K इन तीनों में से किसी से भी पैसा वसूल कर सकता है, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? यहाँ पर एजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। केन कामत एंड कंपनी का केस है। सुप्रीम कोर्ट द हेल्ड दैट द 2 essential conditions to be satisfied are that there should be an agreement to share the profit as well as the losses of the business. एक एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए भी और लॉस को शेयर। The business must be carried on by all or any of them acting for all. Within the meaning of the definition partnership under section 4, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है। The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties vested in the one partner or the further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of the theory of the partnership provided the 2 essential condition mentioned earlier are satisfied. मतलब देखो, 2 कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए? पहली बताओ कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होना चाहिए? एजेंट। The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties vested in one partner or further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow are not destructive of the theory. अगर हम एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि एक ही पार्टनर जो है वो बोरो करेगा या एक ही पार्टनर के पास बैंक का अकाउंट ऑपरेट करने के राइट्स रहेंगे,
तो भी क्या होगा, तो भी पार्टनरशिप के जो असेंशियल एलिमेंट्स दो बताएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो असेंशियल एलिमेंट कंप्लीट हो गए ना, भले ही फिर एग्रीमेंट में आप किसी एक को बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के राइट्स दे दो। चलो फिर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अभी बताइए। पहले क्या चेक करोगे, 3 चीजें। पहला क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। इसका मतलब बताओ, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। क्रिएट बाय एग्रीमेंट मतलब रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए हाँ, पार्टनर्स के बीच। स्टेटस मतलब कि अपन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई नहीं, स्टेटस का मतलब क्या होता है कि स्टेटस का मतलब होता है कि आप हस्बैंड है तो वाइफ ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेगी। अगर फादर है तो सन ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेगा। इसका मतलब होता है बाय स्टेटस। अगर पार्टनर बनना है तो एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, वो भी बाय म्यूचुअल कंसेंट। और दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। स्टेटस से कुछ नहीं होगा। स्टेटस से कब बन सकते हैं, जब वो एचयूएफ होता। एचयूएफ में बाय बर्थ बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by person holding a joint or common interest in the property does not itself make such person partner. Sharing of profit return arising from property, joint or common interest, the receipt by person of share of profit of a business or payment of contingent upon earning of profit varying with the profit earned by the business does not itself make him partner with person carrying on the business in a particular the receipt of such share or payment। इसका मतलब समझो। ये टिब्रेवल प्रोफेशनल एकेडमी दीपक सर और सलमान खान दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। उन्होंने इस टिब्रेवल एकेडमी को उठाकर सेल कर दिया और आपस में क्या बांट लिया, प्रॉफिट। तो क्या सलमान खान और दीपक सर आपस में पार्टनर बन गए? Sharing of profit is not a conclusive evidence that partnership exists between the members or persons। प्रॉफिट शेयर करने से आप नहीं बनते हो केवल, बल्कि उनके बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। केवल प्रॉफिट शेयर करने से आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। इसी तरीके से किसी ने अगर मनी उधार दी है, या किसी एजेंट को कोई रेमुनरेशन मिला है, या किसी विडो और चाइल्ड को डिसीज्ड पार्टनर की कोई एन्यूटी मिली है, या प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड फॉर सेल ऑफ द गुडविल ऑफ शेयर देयर ऑफ डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर। किसी को एन्यूटी मिले, रेमुनरेशन मिले, कोई प्रॉफिट मिले, उससे आप पार्टनर नहीं बन जाते हो, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन असेंशियल एलिमेंट। मान लिया कि प्रॉफिट शेयर करना कौन सा एलिमेंट है, असेंशियल। अंडरलाइन करूं वहां पे, टू अ कंटिन्यू पार्टनर, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब क्या, इससे केवल देखकर पता लगाया जा सकता है कि हाँ पार्टनरशिप हो सकती, पर कॉन्क्लूसिव मतलब फुल और फाइनल लिखो वहां। जहाँ कॉन्क्लूसिव एविडेंस लिखा है वहां पर लिखो फुल और फाइनल एविडेंस नहीं माना जाएगा। फुल और फाइनल एविडेंस नहीं माना जाएगा। किस चीज का, कि उनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। इन दैट रिगार्ड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट is a strong test of partnership, and there may be cases where upon a simple participation in profit there is a partnership, yet where the relation does not exist must depend upon the whole contract between the party, where there is an express agreement between the partner to share the profit and business is being carried out by all or any of them, there will be no difficulty in light of the provision of section 4 in determination of the existence of पार्टनरशिप और अदरवाइज ऑफ पार्टनरशिप। जब तक प्रॉफिट शेयरिंग के साथ क्या नहीं जुड़ जाए,
म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, ठीक है. बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट व्हेन आइदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और एग्रीमेंट इन सच डज नॉट स्पेशली स्पीक अबाउट द पार्टनरशिप. In such a case, for testing the existence of otherwise a partnership, section 6 has to be referred. और section 6 ने क्या बोला है? Must be held the relation between the parties as shown all relevant facts taken together. The rule is easily stated and clear, but its application is difficult. Cumulative effect of relevant facts such written or verbal agreement, real intention and conduct of the party. क्या क्या चेक करोगे सेक्शन 6 में? पार्टनरशिप है या नहीं है देखने के लिए कि उनके बीच में रिटल और वर्बल एग्रीमेंट है या नहीं है. दूसरा, रियल इंटेंशन क्या है उनका कंडक्ट यानी काम करने का तरीका कैसा है, और अदर सराउंडिंग सिचुएशंस भी टेस्ट करोगे, और ऑफ कोर्स म्यूचुअल एजेंसी तो टेस्ट करना ही है. तब जाकर आप बोल सकते हो कि इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं. एजेंसी हमने पढ़ लिया, इसलिए आपको फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं, रिपीट लिख दो. एक केस हुआ था, इसमें पूछा था कि भाई इन दोनों का मंजूमल वाला, इसमें पूछा था कि भाई इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट को तय करना था पार्टनरशिप है भी या नहीं है. ए पॉइंट में बोला कि पार्टनर्स हैव नो रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड, को उनके पास बुक्स ही नहीं है. दूसरा देखा कि उनने कोई अकाउंट ही ओपन नहीं कर रखा है. तीसरा, उन्होंने देखा कि बिजनेस मेंटेन नो अकाउंट्स, उनके खुद के भी कोई अकाउंट्स नहीं है, ना बैंक अकाउंट है उनका, कोई रिटर्न इंटीमेशन भी नहीं है डेप्यूटी डायरेक्टर की ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रेडिटेड पार्टनरशिप. भाई कोई डायरेक्टर ने परमिशन तो दी होगी, कुछ तो सर्टिफिकेट होगा, कुछ भी उनको नहीं दिखा, तो उन्होंने बोला इन लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं. समझ में आ गया? चलो अभी तक जो समझा उसका रिवीजन बताओ. पार्टनरशिप के मैक्सिमम मेंबर 50. कौन सी सेक्शन ने बोला है? सेक्शन 464. अर्लियर रूल 10 में 50 थे और 464 और 464 में 100 थे, पर अब 464 ने लिमिट कितनी सेट कर दी? 50. ये मैंने आपको लिखवाया है. फिर उसके बाद मैंने बताया कि पार्टनरशिप में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स नोन एज फर्म. फिर हमने समझा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है ना, रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन. फिर हमने समझा कि पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट होता है. पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है. अकेला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो तो पार्टनरशिप नहीं होगी, उसके साथ म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. और कभी कभी अदर सर्कमस्टांसेस को भी चेक करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर सत्यरंजन दास गुप्ता के केस में देखा. तो वो दोनों क्या कह रहे थे कि हमारी पार्टनरशिप है? हाँ, पर वहाँ पे थी नहीं क्योंकि उनके पास कोई अकाउंट ही नहीं था. डिफरेंस तो आपको घर पे पढ़ने के लिए होता है. आगे बढ़ते हैं. डिफरेंसेस सब आपको घर पे पढ़ना है. अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस. पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड. बताओ क्या होती है पार्टनरशिप एट विल? मतलब एक सर्टेन काम के लिए पता नहीं. हाँ, जब इच्छा हो तब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो. विल मतलब इच्छा, लिखो VILL. विल मतलब इच्छा. Partnership will is defined under section 7 of the Partnership Act. No fixed period. There is no provision made as to determination of partnership. These two conditions must be satisfied before the partnership can be regarded as a partnership at will. But where there is an agreement between the partner either for duration of the partnership, for determination of partnership, the partnership is not a partnership at will. अगर आप ड्यूरेशन फिक्स कर दोगे तो पार्टनरशिप एट विल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल वो होती है जिसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है. जब इच्छा फर्म को उठा के क्या कर देते हो, डिसॉल्व करते हो बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर. बस अदर पार्टनर को क्या दे दो, नोटिस, और आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. सामने वाला कुछ नहीं बोलता, बनी वैसी है ना, बनाते समय ही पता है, कंसेंट दे रहे हैं कि मैं कर दूं क्या? कुछ भी नहीं. पार्टनरशिप इट विल एक पार्टनर की इच्छा है अदर पार्टनर को नोटिस दो, इसलिए ऐसे पार्टनरशिप फर्म में कभी फर्म पार्टनर बनने से कोई फायदा ही नहीं होता. पहले किसी ने भी कर दी. किसी ने भी कर दी. पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, जैसे टाइम खत्म. पार्टनरशिप पर्टिकुलर, जैसे ही वेंचर खत्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी खत्म. जनरल पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो जनरल पार्टनरशिप होती है. वेंचर खत्म तो पार्टनरशिप.
जनरल पार्टनरशिप जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। पार्टनरशिप डीड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। लॉ आपको सजेस्ट करता है कि आपको एग्रीमेंट कैसा बना लेना चाहिए, राइटिंग। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, इट शुड बी ड्राफ्टेड विथ केयर and be stamped according to the provision of Stamp Duty Act 1899, where the partnership comprises immovable property। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? Immovable। हाँ, the instrument of partnership must be in writing। अगर पार्टनरशिप कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पार्टनरशिप को राइटिंग में होना जरूरी है, स्टैम्प्ड होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपको पता है कि फिक्स प्रॉपर्टीज कितना डिस्प्यूटेड मैटर्स होता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखोगे बता सकते हो? फर्म का नाम, एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर का नाम, गुडविल, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कैपिटल कितनी, इंटरेस्ट, ये सब तो आप पढ़ के चले जाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, किसी पार्टनर को बाहर एक्सपल किया जाएगा क्या, एक्सपल्शन होगा क्या, मतलब बाहर निकाला जाएगा क्या, ये सारा इसमें लिखा रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर का। पहला है एक्टिव पार्टनर। बता सकते हो एक्टिव पार्टनर किसे बोलेंगे? जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसे कौन सा पार्टनर बोलते हैं? एक्टिव। इसका प्यार का नाम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी है ना। नॉमिनल किसको बोलोगे? जो केवल अपना नाम देता है, जो केवल अपना नाम देता है विदाउट हैविंग अ रियल इंटरेस्ट, उसका फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो प्रॉफिट शेयर करेगा, सिर्फ नाम के लिए। नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म, नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ही इज हाउएवर लायबल फॉर थर्ड पार्टी। लायबल है पर इन्वेस्ट किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नहीं लेगा, तो है क्यों? नाम दे रहा है, जैसे कि सलमान खान ने दिया है बीइंग ह्यूमन के लिए, उसका कोई इंटरेस्ट हो ना, उसने अपना नाम डोनेट कर दिया कि भाई मेरे नाम से कोई बिजनेस चल जाए और इससे जो पैसा आएगा वो चैरिटी में डाल देंगे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसने पैसा लगाया, लेकिन वो आउटसाइडर के लिए लायबल रहेगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब क्या? जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेता है, थर्ड पार्टी के लिए हालांकि लायबल रहेगा। इनकमिंग पार्टनर, जो कि नया पार्टनर एडमिटेड होता है विद द कंसेंट ऑफ, हाँ किसी भी चीज के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस में कोई शेयर नहीं। क्लियर हो गया? इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या? नया पार्टनर कब एडमिट होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या? जो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, उसे कौन सा पार्टनर बोलेंगे? आउटगोइंग। लेकिन आउटगोइंग पार्टनर के लिए साथ सबसे बड़ी चीज ये याद रखना कि उसे पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी। जिस दिन से उसने पब्लिक नोटिस दिया उस दिन से माना जाएगा कि ये फर्म का पार्टनर नहीं रहा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर कोई पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं है पर वो क्रेडिटर को ऐसा प्रिज्यूम कराता है जैसे कि वो फर्म का पार्टनर है, तो फिर उस पर वही लाइबिलिटी आ जाती है जो कि एक एक्चुअल और एक्टिव पार्टनर पर आनी चाहिए। स्टॉपल मतलब पहले आपने जो बताया, जो आप नहीं थे, तो आप वही बन जाओगे जैसा आपने बताया। स्टॉपल वो होता है, मतलब वो आप पर वो लाइबिलिटी डालता है जो आपने लोगों को क्या करवाई है? प्रिटेंड करवाई है। सेक्शन 28, आपने ऐसा बताया कि आप पार्टनर है जिस पे फेथ करके लोगों ने उस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, याद रखना। तो उसे पार्टनर बाय एस्टॉपल बोला जाएगा और इसमें सामने वाले पार्ट पर कोई गलती नहीं मानी जाएगी, आपकी गलती रहेगी कि आपने ऐसा प्रिटेंड क्यों करवाया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।
नो डाउट, ठीक है। अब बस खत्म। तो आज हमने ये यूनिट हमारी कवर कर ली है।